चलिए, हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। माई सेल्फ राहुल भदौरिया, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई चैनल द राहुल भदौरिया क्लासेस, क्लास 11 फिजिक्स। गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक चल रहा है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर चल रहा है हमारा सेंटर ऑफ मास का। और अभी लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था कि किस तरीके से एक बॉडी से जिसका सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है, जिसमें केवल दो पार्टिकल है, यानी कि टू पार्टिकल सिस्टम और एन पार्टिकल सिस्टम के लिए आपने सेंटर ऑफ मास निकाला था। तो वो क्या निकाला था? RCM था M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2, टू पार्टिकल सिस्टम के लिए हमने निकाला था। और फॉर एन पार्टिकल सिस्टम तो ये क्या था? टू पार्टिकल सिस्टम और एन पार्टिकल सिस्टम। अगर हम यही काम एन पार्टिकल के लिए करेंगे बेटा, तो कल क्या मैंने बताया था? M1R1 M2R2 डैश 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 MnRn अपॉन M1 प्लस M2 Mn। एम आई राइट? तो आपने ये कल भी निकाला था RCM, ये समीशन M हो जाएगा और बन जाएगा MIRI, I इक्वल्स टू 1 से लेकर I इक्वल्स टू N तक। तो ये सेंटर ऑफ मास आपने N पार्टिकल्स के लिए निकालने की कोशिश की थी। ठीक है, सेंटर ऑफ मास आपने किसके लिए निकालने की कोशिश की थी? N पार्टिकल के लिए। आपको सिर्फ ये समझना है कि अगर आप इसको एक्सिस में कैसे दिखाओगे। जैसे एक्सिस में अगर यही पॉइंट IX होता प्लस JY होता प्लस IJK जेड होता। अगर ये IJK की फॉर्म में होता बेटा, तो ये मास तो आपका मास ही होगा, समीशन कहलाएगा I इक्वल्स टू 1 और I इक्वल्स टू N तक। तो अगेन जो मास पार्टिकल्स होंगे वो तो आपके मास पार्टिकल्स ही माने जाएंगे। तो MI क्या बनेगा? IXI प्लस IJY प्लस IJK और ये बन जाएगा Z। ठीक है, तो ये आपका किस फॉर्म में बन रहा है? IJK के फॉर्म में बन रहा है। ये I रहेंगे, ये I है, ठीक है ना? तो ये I रहेंगे आपके I। तो बेसिकली अगर हम इसमें से एक चीज को अगर हम देख सकते हैं, अगर केवल हम x कंपोनेंट को कंसीडर करते हैं तो x में केवल x आएगा 1 अपॉन m समीशन I इक्वल्स टू 1 से लेकर m तक। तो ये आएगा MIXI। क्या आएगा? MIXI। और केवल y डायरेक्शन में अगर हम कंसीडर करें तो y आ जाएगा 1 अपॉन m समेशन I इक्वल्स टू 1 से लेकर I इक्वल्स टू n एंड दैट विल बी MIYI। एंड फॉर एक्स वाई जेड अगर हम z को कंडीशन कर रहे हैं तो I इक्वल्स टू 1 टू I इक्वल्स टू n MIZI। तो बेसिकली दैट इज द वे कि हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने निकाल लिया। अगर हम इसको एक्सेस करते हैं, अगर हम ऑल थ्री डायमेंशंस में इसको निकालने की कोशिश करते हैं तो हम किस तरीके से निकालेंगे, तो वो हमने यहाँ पर देखने की कोशिश की है। तो इन शॉर्ट अगर आप ईच एंड एवरी एक्सेस के लिए देखने की कोशिश कर रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, जैसे कि बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मास ब्रेक हो रहा है, ठीक है ना? मास ब्रेक हो रहा है, ये पोजीशन को दिखा रहा है, m मास को दिखा रहा है, पोजीशन को दिखा रहा है। तो बेसिकली अगर आप सेंटर ऑफ मास केवल r लेके जा रहे हो और यहाँ पर 1 अपॉन m आ रहा है पार्ट्स के लिए, क्योंकि सम पार्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा RDM। r चाहे वो x एक्सिस पे हो, चाहे वो y एक्सिस पर हो, और चाहे वो z एक्सिस पर हो। RDM x एक्सिस पे होगा तो XDM, जैसे कि आपके लिए बन जाएगा XDM, y एक्सिस पे बन जाएगा YDM और z एक्सिस पे बन जाएगा ZDM। DM का मतलब छोटे छोटे पार्ट्स का मास ओवरऑल कंसीडर करते हुए एक्सिस पोजीशन पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सेंटर ऑफ मास निकालते हैं बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आप प्लीज़ इसको याद रखिएगा, वीडियो को देखा करा करिए, आपके लिए सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। कोई दिक्कत हो तो मुझसे डायरेक्ट आप बात कर सकते हो, ठीक है? मेरा नंबर आप मोस्टली आप सबके पास होगा, ठीक है? और स्कूल वैसे भी खुलने वाले हैं, तो अब हम स्कूल में ही इनकी ज़्यादातर डीलिंग करेंगे, ज़्यादातर टॉकिंग करेंगे। इसलिए मैं सिलेबस को बहुत ज़्यादा नहीं तेज़ी से निकालने की कोशिश कर रहा, क्योंकि अब बाकी का कॉन्सेप्ट हम मोस्टली कॉन्सेप्ट हम स्कूल में करेंगे, लेकिन जब तक वो बोलेंगे तब तक ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम बुक नंबर 2 स्टार्ट करेंगे आपकी बुक स्कूल में ग्रेविटेशन से, ठीक है ना? तब तक मैं इसको कंप्लीट करा देता हूँ। पहले ग्रेविटेशन से बुक 2 कंप्लीट कर ली जाएगी। इफ़ यू हैव टाइम तो हम उसको फर्स्ट को कर लेंगे, और आई विल मेक श्योर कि आपके एग्जाम में ज़्यादातर सेकेंड बुक से पूछा जाए। ओके, तो देख वो मेरा काम है वो, सो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि अक्टूबर इज अबाउट टू फिनिश, नवंबर दिसंबर जैन 3 मंथ्स, देन एवरीथिंग विल बी, तब तक सब होने की ठीक होने की उम्मीद है। चलिए अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की। तो सेंटर ऑफ मास कुछ पर्टिकुलर बॉडीज हैं जिनके शेप क्लियर होते हैं। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सम डेफिनेट शेप्ड बॉडी,
कुछ ऐसी बॉडीज जिनके शेप डेफिनेट होते हैं, मास ऑफ डेफिनेट शेप बॉडी, यानी कि वो बॉडी जिनके जो शेप है वो डेफिनेट है, वो डिफाइंड शेप है, उनके लिए हम निकालेंगे। जैसे कि मान के चलिए आप निकालते हो एक स्फेयर के लिए, स्फेयर के लिए उसका सेंटर हो जाएगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द स्फीयर, सीधी सी बात है यार, उसका सेंटर ऑफ द स्फीयर हो जाएगा। सॉलिड स्फीयर को ले लो, अगर ये हॉलो है, सॉलिड है, सबके लिए हो जाएगा। एक प्लेन में आपने ट्राइंगल ले लिया तो इंटरसेक्शन ये और उसका सेंटर ऑफ मास काम करेगा। एक रेक्टेंगुलर बॉडी ले रहे हो तो डायगोनल का इंटरसेक्शन काम करेगा। समझ में आ रहा है। एक मान के चलो कोई एक सर्कुलर डिस्क ले रहे हो, सर्कल, तो अगर ये सर्कल डिस्क है यानी कि प्लेट की तरीके से, तो वहाँ पर भी उसका सेंटर हो जाएगा। तो जनरली वो वही सेंटर्स होंगे जो नॉर्मली आपको मालूम है। जैसे कि मान के चलो आपने कोई कोन लिया, तो कोन में भी एक तरीके से ट्राइंगल की तरीके से ही काम करेगा, तो वहाँ पर भी उसका सेंटर यानी कि जो उसका जी पॉइंट होगा वहीं पर उसका काम करेगा। ठीक है ना। तो ये बनता है, ये आपके सामने आ जाएगा, सेंटर पॉइंट पर भी हो जाएगा मोस्टली। जैसे मीडियंस को अगर आप मिलाते हो तो इस तरीके से कोन के लिए भी सेंटर वही काम करेगा। सो डोंट वरी। तो ये सब आपके लिए सेंटर ऑफ मास की तरीके से काम करने के लिए तैयार है। सेंटर ऑफ मास आपका काम करेगा इस तरीके से। आप एक जो प्रॉपर शेप्ड बॉडी है उनके सेंटर ऑफ मास बड़ी आराम से, बड़े इत्मीनान से आप निकाल सकते हो, बड़ी आसानी से। ठीक है ना। जो प्रॉपर शेप्ड बॉडी है उनके सेंटर ऑफ मास निकाले जा सकते हैं। चलिए एक और टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, तो यानी कि अगर कोई सेंटर ऑफ मास मान के चलिए पूरी बॉडी अगर मोशन कर रही है तो उसके साथ साथ उसका सेंटर ऑफ मास भी मोशन करेगा। जैसे 1/m समेशन क्या आया था, MIRI, I इक्वल्स टू 1, I इक्वल्स टू m। m को यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये mr आ जाएगा। तो ये जैसे कि समेशन m1r1 समेशन की जगह लगा सकते हैं, m2r2 m3r3 प्लस डैश 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 mnrn हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये mnrn हो जाएगा। अगर जैसे कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दे विथ रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, वी गेट क्या मिलेगा हमें, देखिए m ये बन जाएगा dr/dt, ये क्या बन जाएगा m1 dr1/dt, ये क्या बन जाएगा m2 dr2/dt डैश 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 mn drn/dt। dr/dt क्या बनता है बेटा लोगों, वेलोसिटी। तो ये बन गया वेलोसिटी, ये बन जाएगी m1 v1, ये बन जाएगा m2 v2 और ये बन जाएगा mn vn। ठीक है ना। अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगर हम इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दें विथ रेस्पेक्ट टू t, इन दैट केस वी विल गेट, क्या मिलेगा हमें मिलेगा m dv/dt, क्या मिलेगा m1 dv1/dt, m2 dv2/dt डैश 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 mn dvn/dt मिल जाएगा। देखिएगा क्या रहेगा बेटा ये। ठीक है, इतना हमने किया। dv1/dt यानी कि dv/dt वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। तो ये बन गया ma, ये बन जाएगा a1 m1 a1 a है ये, प्लस m2 a2 प्लस mn an। तो बेटा ये तो हुआ है ma, ये बन जाएगा f1 फोर्स, हमें मालूम है मास इनटू एक्सेलरेशन फोर्स होगा, m1 a1 f1 होगा, m2 a2 f2 होगा। सो दैट, तो यहाँ पर आपको क्या मिला, f1 प्लस f2 अप टू fn तक क्या मिल जाएगा, अप टू क्या मिल जाएगा, ये fn तक मिल जाएगा। तो बेसिकली ये आपके पास जो नेट ma आएगा, तो बेसिकली मास एंड एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स के प्रोडक्ट सम के बराबर आ रहा है। मतलब अगर आप पूरी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो जो उसका सेंटर ऑफ मास था वो भी एक्सलरेटेड होगा, मतलब वो भी मोशन में आ जाएगा। ठीक है ना। तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, एक्सलरेटेड हो जाएगा सेंटर ऑफ मास भी, और इट विल ऑल्सो कम इन मोशन। देखिए ये हम क्या लेके चल रहे थे, सेंटर ऑफ मास की सिचुएशन। अब ड्यू टू एक्सेलरेशन यहाँ पे शो ऑफ हो रहा है, तो ये पता चल रहा है कि ये भी किस में आ चुका है, मोशन में आ चुका है। किस में आ चुका है, मोशन में आ चुका है। ठीक है। अब इसी के साथ हमें कॉन्सेप्ट को लेंगे, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। लगभग ऐसा ही है, लगभग ऐसा ही है,
लेकिन बिकॉज थोड़े से कॉन्सेप्चुअल्स अलग अलग है, कॉन्सेप्ट्स अलग अलग है, सॉरी, तो थोड़ा सा ये चेंज हो जाता है, हल्का सा बारीक सा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि जब हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए तो हमें क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम जैसा कि आपको मालूम है किसी भी बॉडी पे देखिए जनरली लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो जब भी अगर हम बात करते हैं, जैसे मान के चलिए अभी आपने देखिए लास्ट में सबसे लास्ट में निकाल दिया था मास इनटू वेलोसिटी। जैसे कि आपने लास्ट में सबसे पहले फोर्स निकाला था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन होता है। देखिएगा जैसे पहली बॉडी के लिए आ जाएगा m1 v1, p2 सेकंड पे आ जाएगा m2 v2 डैश 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 आपका pn आ जाएगा p mn vn। तो आपकी बॉडी पे नेट मोमेंटम जो आएगा वो सारे पार्टिकल के इंडिविजुअल मोमेंटम के सम के बराबर आ जाएगा। तो ये तो हो गया mv, m1 v1, m2 v2, mn और vn, ये हमने निकाल चुके हैं mn और vn। और ये क्या है आपका मेन मोमेंटम, ठीक है, ये क्या है आपका मेन मोमेंटम p है। अगर हम इसको p बोल के आप इसको p1 कह सकते हो, p2 कह सकते हो और pn कह सकते हो। अगर हम इस p को डिफ्रेंशिएट कर दें तो dp1 अपॉन dt डैश डैश डैश, dp2 अपॉन dt डैश डैश डैश, dpn अपॉन dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बेटा क्या होता है, किसी भी चीज में द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फोर्स, यानी कि F, और यहाँ पर आ जाएगा F1 प्लस F2 प्लस Fn, और F क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर हम इसको करेंगे तो डेल्टा